अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। रोज बॉल साउथहैम्पटन में आज ज़बरदस्त फतह वेस्ट इंडीज़ की इंग्लैंड के खिलाफ 4 विकेट से कामयाबी हासिल की वेस्ट इंडीज़ ने। और कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वेस्ट इंडीज़ की टीम इंग्लैंड को जाके इंग्लैंड में शिकस्त देगी, लेकिन तमाम डिपार्टमेंट में ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा किया वेस्ट इंडीज़ की टीम ने और आज 4 विकेट से फतह हासिल की। क्या ये फतह पाकिस्तान को कहीं ना कहीं करामत साबित होगी, क्योंकि पाकिस्तान ने पहला टेस्ट मैच ओल्ड ट्रैफर्ड के मकाम पर खेलना है वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 5 अगस्त से, और 2 मैचेस यहीं साउथहैम्पटन में खेलेगी पाकिस्तान क्रिकेट टीम, दूसरा और तीसरा टेस्ट मैच। पाकिस्तान टीम अपनी तैयारियां कर रही है। आज दूसरा दिन था उस प्रैक्टिस मैच का जिसमें पाकिस्तान वाइट्स और पाकिस्तान ग्रीन की टीमें मद्दे मुकाबिल हैं। कल जो स्कोर किया था आज ज़बरदस्त रिप्लाई किया सरफराज अहमद की क़यादत में पाकिस्तान वाइट्स ने। इफ्तिखार अहमद ने 86 रन की इनिंग खेली, वो भी रिटायर्ड हर्ट होके गए। 70+ रन किए मामूल हक ने, इससे पहले 80+ रन स्कोर किए थे ग्रीन की जानिब से। बाबर आजम ने 47 रन स्कोर किए थे, अजहर अली ने, रिजवान ने। आखिरी इतलात आने तक सरफराज अच्छी बैटिंग कर रहे थे, वो क्रीज पर मौजूद थे और उनके साथ फवाद आलम बैटिंग कर रहे थे। तो अब आखिरी स्कोर क्या आता है वहां से वो तो पता चल जाएगा, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस मिली। शाहिनशाह अफरीदी ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान टीम तरबियत हासिल कर रही है। इसके साथ साथ कई और भी इशूज़ पाकिस्तान क्रिकेट के साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें एक क्रिमिनल एक्ट भी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एहसान मानी साहब ने इब्तदाई मुसव्वदा तो भिजवा दिया है वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब, जो पैटर्न इन चीफ भी हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, लेकिन वो इम्प्लीमेंट होगा या नहीं होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि दूसरी जानिब इकबाल मोहम्मद अली खान साहब जो कोरोना वायरस का शिकार हैं और इस वक्त अपने घर में क्वारंटीन हुए में, हम सब की दुआ है इकबाल मोहम्मद अली खान जैसे दमंग आदमी, सच्चे आदमी, अल्लाह ताला उन्हें जल्दी सेहतियाबी अता फरमाए, और जो लोग भी बीमार हैं उन सबको जो है वो सेहतियाबी अता फरमाए। उन्होंने उससे पहले कौमी असम्बली में ये बिल पेश कर दिया था कि स्पोर्ट्स से करप्शन का खात्मा किस तरह किया जाए। वो सिर्फ क्रिकेट के लिए नहीं था, वो तमाम खेलों के लिए था। और उसमें एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी कि क्रैकडाउन सिर्फ खिलाड़ियों के खिलाफ होता है, ऑफिशियल्स के खिलाफ होता है, ये उन लोगों के खिलाफ क्यों नहीं होता जो तरगीब देते हैं, मायने हैं बुकीज़ के। यही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी भिजवाया है, लेकिन सवालात यही है कि क्या ये मंजूर होगा या नहीं होगा। जितनी खेल में चमक दमक दिखाई देती है, जितनी लीग्स हैं इस वक्त, इंडियन प्रीमियर लीग के हवाले से मुख्तलिफ बातें लोग कर रहे होते हैं, हर लीग के हवाले से कर रहे होते हैं। हर दूसरे दिन कहीं ना कहीं जो है वो कोई स्पॉट फिक्सिंग का केस सामने आ रहा होता है। पाकिस्तान के कोई फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर ये बात भी कहते हैं अगर आप गजेटेड बुकीज़ के साथ खेलेंगे तो ठीक है, गजेटेड बुकीज़ के साथ नहीं खेलेंगे तो आप फंस जाएंगे। ये भी एक फॉर्मर कैप्टन ने बात कही। तो फिर गजेटेड बुकीज़ के साथ खेलना अगर ईजी है तो फिर किस तरीके से ये क्रिमिनल एक्ट मंजूर होगा। ये तमाम इशूज़ होंगे हमारे शो में आज डिस्कस करने के लिए। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान अंडर 19 टीम को रिप्रेजेंट किया फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, 412 विकेटें हासिल की, 42 विकेटें हासिल की 109 मैचेस में, और इसके साथ साथ इस मुल्क के जो चंद क्वालिफाइड तरीन कोचेज हैं उसमें उनका शुमार होता है। हारिस खान साहब हमारे साथ शो कैसे हैं। थैंक यू वेरी मच हारिस भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। हारिस भाई, कितना फ़ायदा पहुँचा सकती है एक ऐसी जीत जो एक्सपेक्ट नहीं की जा रही थी? आज वेस्ट इंडीज़ ने इंग्लैंड को हरा दिया, कुछ पाकिस्तान को फ़ायदा पहुंचा सकती है? यकीनन पाकिस्तान ने बहुत ही गौर से जो है ये मैच देखा होगा। पाकिस्तान टीम के जितने भी प्लेयर्स हैं, कप्तान और उनकी जो टीम है, कोचेज़ वगैरह ने, इन सबको हर चीज़ गौर की होगी। क्या होता है, गेम प्लान होता है, जितने भी है स्ट्रेटजी फॉर्म होती है गेम से पहले, पिच देख के जो है वो 11 की साइड बनाई जाती है और फिर उसके हिसाब से गेम प्लान तो बना हुआ होता है और ब्रीफ किया जाता है लड़कों को। तो ये बड़ा अच्छा है पिच का बिहेवियर, उनके प्लेयरों को देखना कि कौन प्लेयर फॉर्म में है और किस तरह से खेल रहा है, क्या वीकनेसेस हैं उसकी और क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। तो ये पता लग रहे होंगे पाकिस्तानी बॉलिंग साइड को भी और पाकिस्तानी बैटिंग को भी पता लग रहा होगा। जिस तरह से इंग्लैंड ने, नो डाउट कि उनको मैच हार गए, लेकिन इंग्लैंड ने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग की और आर्चर, वुड, एंडरसन ने, नो डाउट हम पहले भी ये बात कह रहे थे और ये बात यकीनन हम उनका जो परफॉर्मेंस रही है पास पे इंग्लैंड की, जो अपनी कंट्री में जो बहुत ही अच्छी बॉलिंग करते हैं, स्पेशली एंडरसन वगैरह, लेकिन जो आर्चर वगैरह जो अब आए हैं नए न्यू कमर हैं, वुड ने जो है बड़ा पेसी बॉलर है और शॉर्ट ऑफ लेंथ पे बहुत तेज गेंद करता है, तो उसने भी बड़ी अच्छी गेंद की। लेकिन हेड्स ऑफ टू वेस्ट इंडीज के, उन्होंने आपने
आपने फास्ट बॉलर्स की बात की है तो पाकिस्तान की तारीख के एक बहुत ही बड़े फास्ट बॉलर हिस्ट्री जो है वो इंग्लैंड में इस वक्त मौजूद हैं। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं ज़रा उनसे बात कर लूँ, फिर हम इस बातचीत को कंटिन्यू करेंगे। और आप भी बात कर सकते हैं उनसे, जब आप सुनेंगे कि कौन आ गए लाइन पे तो आप भी ज़रूर बात करना मैं तो उनको कहता हूँ जीनियस। बिल्कुल। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर और रिवर्स स्विंग के बानी, क्रिकेट लेजेंड, जिन्होंने पाकिस्तान में फास्ट बॉलिंग के फरोग में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, सरफराज नवाज साहब इंग्लैंड से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सरफराज नवाज साहब। वालेकुम सलाम और आपके सब लोगों को सलाम जो आपके साथ बैठे। वालेकुम सरफराज भाई, दिस इज हारिस खान। हाँ जी हारिस खान साहब, माशाल्लाह बड़े मुबारक आपको, बड़ा काम किया आपने पाकिस्तान में जी। थैंक यू जी। सरफराज भाई, ये जो आज वेस्ट इंडीज ने हरा दिया इंग्लैंड को, आप तो इंग्लैंड में मौजूद हैं, कोई फायदा होगा पाकिस्तान को इस जीत का, जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे शायद इंग्लिश शायकीन भी और इंग्लैंड टीम भी? देखें, एक तो इंग्लैंड का जो ओरिजिनल कैप्टन है वो टीम में नहीं है, और उसके बाद फिर इंग्लैंड की जो बैटिंग है, पहली इनिंग में जो उन्होंने इतनी अच्छी बैटिंग नहीं की और 100 रन की लीड जो वेस्ट इंडीज ले गया, वो सारा डिफरेंस सामने आया है। तो उसके बाद मैं कहूंगा कि बॉलिंग दोनों तरफ से बिल्कुल ठीक थी, लेकिन दूसरी इनिंग में इंग्लैंड ने काफी जोर लगाया ताकि मैच को जीता जाए, लेकिन वेस्ट इंडीज का ब्लैकवुड जो है उसने 95 रन जो किए हैं, दो बार मैच विनिंग रन, और काफी वो जारहाना भी खेले हैं, उन्होंने अपने ऊपर प्रेशर नहीं लिया। तो वेस्ट इंडीज तो एक मैच अब 3 मैच से 1 जीत चुकी है, तो अब इसका मेरा ख्याल है कि इंग्लैंड के ऊपर काफी प्रेशर पड़ेगा। तो जो इससे पहले वेस्ट इंडीज के कैप्टन थे, उन्होंने एक बात की थी इंग्लैंड में जहाँ कि ये टेस्ट मैचेस 4 दिन के होने चाहिए। ब्रायन लारा की मैं बात कर रहा हूँ। जी जी जी। तो उसका ख्याल था कि वेस्ट इंडीज 4 दिन बैटिंग में सरवाइव नहीं करेगी, तो इसलिए उसने वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट बात की। लेकिन अब पता नहीं वो क्या जवाब देगा वेस्ट इंडीज के लोगों को बैक होम कि ये वेस्ट इंडीज तो मैच जीत गई है, और इंग्लैंड का जो उसका ख्याल था कि इंग्लैंड आराम से जीतेगा 4 दिनों में, तो बात उल्ट हुई है जी। हाँ हारिस भाई, ये आपका कैमरा है, आप सवाल करने कह रहे थे जी। सरफराज भाई, मेरा सवाल ये है कि नो डाउट के बहुत ही अच्छा टेस्ट मैच हुआ है, पिच भी बड़ी ज़बरदस्त थी, बहुत सीम होता हुआ बॉल, स्विंग होता हुआ नजर आया, दोनों तरफ से बड़ी अच्छी बॉलिंग हुई, होल्डर ने और गैब्रियल ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की वेस्ट इंडीज़ की तरफ से, और जो है आर्चर ने बड़ी अच्छी बॉल की, एंडरसन जैसे कि पता ही आपको इंग्लैंड का बहुत अच्छा बॉलर है, और जैसे कि आपने कहा कि जी इंग्लैंड की जो है बैटिंग में दैप नहीं थी उनके कप्तान के ना होने से, जिसकी वजह से उनको फ़र्क पड़ा और यकीनन फ़र्क पड़ा, और 100 रन की लीड बहुत होती है इस पिच पे। मैं सेकेंड इनिंग में वेस्ट इंडीज़ की बात करूंगा बैटिंग की, जो आपने कहा कि ब्लैकवुड ने बहुत ही उम्दा बैटिंग की 95 रन करके, उसके साथ साथ अगर उसको नजरअंदाज किया जाए चेस के 37 और डॉरिश के 20 रन, वो 20 रन की जो 68 रन की पार्टनरशिप थी जो 6-7वें विकेट की थी, उसने बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। आपका क्या ख्याल है? देखें आरस भाई, ये तो होता है ना, 1-2 पार्टनरशिप तो मैचेस में लगती हैं, एक रोजा हो, टेस्ट मैच हो, तो ये तो नहीं आप कह सकते कि बिल्कुल ही कोई पार्टनरशिप ही नहीं लगेगी। तो पार्टनरशिप टॉप पे लग जाए, मिडल में लग जाए, तो हालांकि स्कोर इतना ज्यादा नहीं था, 200 रन, और उसके बाद फिर जो वेस्ट इंडीज के ऊपर ज्यादा प्रेशर भी नहीं था। प्रेशर तो इंग्लैंड के ऊपर था कि उनको एक तो वो अटैकिंग फील्ड नहीं ले सकते थे, क्योंकि स्कोर इतना ज्यादा नहीं था कि आप 4 स्लिपें 2 गलियां ले लें। दूसरा, वेस्ट जो इंग्लैंड की टीम के फास्ट बॉलर हैं, बॉलिंग उन्होंने लाइन और लेंथ अच्छी की है, लेकिन रिवर्स स्विंग देखने में नहीं आई। हालांकि गेंद 70 ओवर वो ओल्ड भी हो चुका था, और उसके बाद फिर जो पिच थी वो भी अपना ड्राई हो चुकी थी और काफी ब्राउन थी, लेकिन गेंद रिवर्स स्विंग नहीं हुआ। तो मैं इस चीज से हैरान हूँ कि ये वजह क्या हुई है, क्योंकि 5वें दिन तो गेंद को बिल्कुल शाइन खत्म होनी चाहिए थी एक तरफ, और रिवर्स स्विंग होती तो मेरा ख्याल है कि फिर मामला उल्ट शायद हो सकता था, क्योंकि आखिरी ओवरों में काफी इंग्लैंड जोर लगा रहा था, लेकिन मूवमेंट नहीं थी। बीट बड़े हुए हैं, लेकिन
पिच भी मैं देख रहा हूँ कि आखिरी दिन शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद काफी ऊपर भी आता था और बीच में नीचे भी थोड़ा रह रहा था, अनइवन थोड़ी सी हो गई थी। तो लेकिन स्कोर 200 रन इतने ज्यादा नहीं थे कि वेस्ट इंडीज के जो एक बैट्समैन ने और 2 पार्टनरशिप जो आप कह रहे हैं, तो उस वजह से मैच जीते हैं जी। अच्छा, एक चीज जो आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है कि जी स्विंग जो है, रिवर्स स्विंग हमें होती हुई नजर नहीं आई। क्या इसकी वजह ये तो नहीं है कि जैसा कि आईसीसी ने पाबंदी लगाई है थूक के यूज करने में, कि आप जो है कोई भी बॉलर जो है बॉल पे थूक नहीं लगा सकता, फील्डर भी नहीं लगा सकता, और सिर्फ आप अपना पसीना लगा सकते हैं। तो क्या थूक में जो विस्कोसिटी ज़्यादा होती है जिसकी वजह से बॉल को शाइन करने में ज़्यादा मदद साबित होती है, और शाइन करने की वजह से जो है वो उसकी मूवमेंट में यानी कि स्विंग में जो है ज़्यादा पार्ट प्ले करती है? तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, उसमें देखें गेंद रफ होने की बात कर रहा हूँ मैं, कि एक तरफ से रफ ही नहीं हुआ गेंद, तो एक तरफ से तो वो शाइन कर रहे थे, पसीना लगा रहे। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हारिस खान साहब मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं, जबकि टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया हुआ है लेजेंडरी फास्ट बॉलर, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, रिवर्स स्विंग के बानी, जिन्हें आज रिवर्स स्विंग इतनी ज़्यादा साउथहैम्पटन में दिखाई नहीं दी, सरफराज नवाज साहब ने। सरफराज नवाज साहब, थोड़ी सी मैं बात करूँगा, सलीम मलिक और दानिश कनेरिया अपना मामला लेके गए थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास। उसके बाद सलीम मलिक साहब और पाकिस्तान दानिश कनेरिया को इतनी ज़्यादा लिफ्ट नहीं मिली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से। शायद मामलात ऐसे होंगे कि क्रिकेट बोर्ड भी कुछ नहीं कर सकता होगा। तो ये जो सलीम मलिक के मैटर को अब आप किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि अब तो वो कह रहे हैं कि क्रिकेट बोर्ड में जो लोग बैठे हुए हैं वो नहीं चाहते, जो इससे पहले थे वो नहीं चाहते थे, मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं अब सलीम मलिक जी। कि उसके साथ धोखा हुआ है कि सुभान ने और तुफसर रिजवी ने उनको कहा है कि एक ऐसे पेपर पे साइन कर दो जो हमने जवाब देना था आईसीसी को, और उसमें कोई जो भी चीजें लिख के सलीम मलिक ने साइन कर दिए कि आईसीसी को खुश करना चाहते थे। तो सलीम मलिक को तो चाहिए था ना कि अपना खुद देखता कि क्या आईसीसी चाहती है और खुद उनके लेटर पढ़ के जवाब देता। लेकिन ये भी है कि जो क्रिकेट बोर्ड ने, पीसीबी ने उनसे गेम प्ले की है, सलीम मलिक को कोर्ट में चला जाना चाहिए, क्योंकि सलीम मलिक का तो जो पहले का केस है उसने वादा किया है कि कोर्ट ने उसे क्लियरेंस दी हुई है, और उसको चाहिए कि पीसीबी के ऊपर कंटेम्प्ट का केस करे कि जब इससे पहले जो अपना अताउर रहमान था उसको भी इसी तरह कोर्ट ने इजाजत दी थी, तो उसको क्लियर कर दिया गया, लेकिन मलिक को नहीं हुआ। हालांकि मलिक क्यूम कमीशन जो है वो रिकमेंडेशन दी है, उसने सजा नहीं दी, तो रिकमेंडेशन पीसीबी ने एक्सेप्ट करनी है नहीं करनी, ये यहाँ तक का मामला है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी जो ऑर्डर किया हुआ है, उन्होंने कहा कि क्यूम कमीशन सिर्फ अपना रिकमेंडेशन दे सकता है, और आप किसी सिविल कोर्ट में जाएं या सेशन कोर्ट में वहां जाके अपना केस से दोबारा प्लीड करें। तो सलीम मलिक ने सुप्रीम कोर्ट के कहने के ऊपर केस लेके गया और उन्होंने क्लियर कर दिया। तो अब पीसीबी को एक्सेप्ट करना चाहिए जी। पीसीबी को एक्सेप्ट करना चाहिए आपके ख्याल में? वैसे सलीम मलिक वगैरह इन्वॉल्व तो नहीं रहे ना किसी चीज में? नहीं, देखें, सईद अनवर ने मुझे खुद बताया कि एशिया कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तमाम प्लेयर मिलकर जुआ किया, और उसमें 1-2 प्लेयर शायद नहीं थे अपना, और उसके अलावा तमाम को पता था कि जुआ हुआ है। उसके बाद फिर सलीम मलिक आपके सामने अताउर रहमान का भी बयान है कि 2-3 लाख उसको वहाँ एक रोजा में दिए गए क्राइस्ट चर्च के एक रोजा मैच में, और कहा गया सलीम मलिक वाज कैप्टन और वसीम अकरम साथ था। तो ये सारी चीजें तो पता है। अब सलीम मलिक को चाहिए, वो कहता है ना कि मेरे साथी तो बोर्ड के अंदर हैं और मुझे क्यों नहीं लेके आ रहे, उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबके नाम ले आए कि जो प्लेयर इन्वॉल्व थे और जो प्लेयर सारे जुए में सलीम मलिक के साथ
ज्वाइन किया हुआ है। हालांकि सलीम मलिक को चाहिए कि एहसान मानी को जो चीज़ों का पता है उसको भी अपना कोर्ट में ले आए कि ये जो 99 वर्ल्ड कप में सलीम मलिक भी तो वर्ल्ड कप में टीम के साथ था, तो सारी चीजें मलिक के सामने हुई हैं और ये सारी चीजें वो सब प्लेयरों को ले आए कि ये सारी चीजें उसने देखी हैं। उसमें खालिद महमूद भी कह रहा है जो चेयरमैन था, दूसरे लोग भी कह रहे हैं। तो ये सलीम मलिक अगर ये चीजें कोर्ट में भी ले आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी करे तो मेरा ख्याल है पीसीबी के पास कोई चारा नहीं होगा सिवाय कि या तो उनको निकालें जो प्लेयर उन्होंने जुआरिये रखे हुए हैं, या फिर सलीम मलिक को भी माफी दें जो अगर उनको माफी दी हुई है। तो ये मेरा ख्याल है मलिक के लिए मेरा मशवरा है। लेकिन मलिक तो पता नहीं किस हवाओं में फिर रहा है। जी कौन सी हवाओं में फिर रहा है ये वाकई में समझ में नहीं आ रहा। सरफराज नवाज साहब, आपने एक बात कही कि कई मरतबा आपने ये बात कही कि ये जो जुआ होता है इसमें कहीं ना कहीं आईसीसी भी मुलविस दिखाई देती है, कहीं ना कहीं जो है वो क्रिकेट बोर्ड भी मुलविस दिखाई देते हैं। जब आप ये बात करते हैं तो ये जो क्रिमिनल एक्ट लेकर गए इमरान खान साहब के पास एहसान मानी, क्या ये अप्रूव होगा, क्या इस पे इम्प्लीमेंट होगा? नहीं, देखें ये तो ऐसे बकवास मुझे लगता है क्रिमिनल एक्ट लेके जाना। अब आप देखें कि आपके पास FIA है, आपके पास ISI है, आपके पास MI है, आपके पास फिर और एजेंसी हैं ये करप्शन के लिए। तो ये मैं कहता हूँ कि एक तो जो प्लेयरों के एसेट्स हैं, अभी आप देखें कि एंटी करप्शन जो PCB का उसने कुछ भी नहीं किया ये उमर अकमल के मुतालिक, और उन्होंने यही कहा कि एजेंसियों ने पकड़ा है, और एजेंसियों ने अगर पकड़ा उमर अकमल को तो एजेंसियां बाकी को भी पकड़ सकती हैं। और उसके बाद फिर FBR जो है इनका इनके इनकम टैक्स और उसके बाद जो इनके एसेट्स हैं वो वहां से ये देख लें कि इनके पास पैसा कितना है। अब आप देखें आजकल तो आप पैसा छुपा सकते ही नहीं, तमाम बैंक्स भी आपको पूछते हैं और एकदम आपको इतला आ जाती है दुनिया में कि कहाँ किसका पैसा पड़ा हुआ है। तो अब FIA भी आपके पास है इंक्वायरी करने के लिए। तो आप किस मुसीबतों में पड़े हुए हैं जी कि ये अपना एक्ट बनाए, ये करे, सारी चीजें आपके वहाँ मौजूद है प्लेयर को पकड़ने के लिए। अब नैब आपके पास मौजूद है, नैब ने कौन सा एक्ट बनाया हुआ है, क्रिमिनल एक्ट। ये सारी चीजें तो आप वहाँ दरखास्त दे सकती हैं PCB और ये अपना पकड़े जा सकती हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये जो मोहम्मद अली साहब ने जो एक्ट के ऊपर जा रहे हैं इनमें एक ये चीज भी रखी हुई है, जो कंप्लेन करेगा अगर वो साबित और सबूत नहीं लाएगा तो उसको चार्ज कर लिया जाएगा, उसके खिलाफ केस हो जाएंगे। तो फिर इस तरह जुआरियों का तुम हो जाए, कोई आदमी नहीं जाएगा कि जी मैं जाके कोई कंप्लेन करूं। कंप्लेन तो देखें इधर उधर से आप सुनते हैं, टीवी के ऊपर देखते हैं, असेस करते हैं कि कुछ गड़बड़ है तो उसके ऊपर आप जाते हैं। तो ये तो मैं कहूँगा कि मोहम्मद अली साहब को ये चीज वापस ले लेनी चाहिए कि जो इसमें में लिखा गया है कि जो कंप्लेनेंट होगा अगर वो सबूत नहीं लेके आएगा तो वो गिरफ्तार कर लिया, सजा देंगे। तो सबूत तो देखें, अदालत तो सबूत मांगेगी पक्के कि जी रसीद दिखाएं, पैसे दिखाएं। तो असल चीज तो मैं कहूँगा कि ये 4-5 इदारे आपके पास मौजूद हैं, इनकी तहकीकात करें। जी सफर साहब, एक आखिरी सवाल आपसे ये कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बहुत सारे लोग, मिसबाह उल हक हो गए, वकार यूनुस हो गए, यूनुस खान ने भी ये बात कही, जो खिलाड़ी आते हैं अजहर अली, बाबर आजम, सब आके एक बात कहते हैं जब उनसे सवाल किया जाता है कि कौन सा विकेट कीपर खेलेगा तो वो कहते हैं रिजवान खेलेगा। बाकियों के लिए क्राइटेरिया मुख्तलिफ दिखाई देता है। अगर फवाद आलम का सवाल कर लेते हैं तो कहते हैं कि देखेंगे उस वक्त फॉर्म कैसी है, फिटनेस कैसी है, किस तरह वो कंडीशन से हम आंग हुए। लेकिन जब ये सवाल होता है तो सरफराज को अलहदा कर देते हैं कि रिजवान खेलेगा। तो क्या ये इंसल्ट नहीं हो रही एक ऐसे खिलाड़ी की कि जिसने पाकिस्तान को 2 आलमी टाइटल जिताए हुए हैं? और वकार यूनुस जब भी आते हैं तो
जो उनकी पसंद नापसंद क्यों दिखाई देती है? अगर मिसबाह उल हक भी उनके साथ थे 2015 वर्ल्ड कप में, सरफराज ने परफॉर्म कर दिया था, फिर वो उन्होंने घूम के नहीं देखा, तीनों फॉर्मेट के कप्तान बने, तो ये सरफराज के साथ सही कर रहे हैं इस वक्त? देखें, इसमें मेरा ख्याल है इंजमामुल हक का बहुत ज्यादा हाथ है कि इंजमामुल हक जब चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी था या जो भी था, तो उस वक्त ये रिजवान उसका ब्लू बॉय था और हर जगह वो रिजवान को नजायज टीम के साथ भी लेके जाता रहा। हालांकि उसका कोई चांस ही नहीं बनता था कि सरफराज कैप्टन था और सारी चीजें ठीक चल रही थी, उसके बावजूद रिजवान को टीम में भी खिलाता रहा है एज ए बैट्समैन। तो ये देखें, यहाँ से अब शुरू हो ना कि सबसे ज्यादा तो कसूरवार ये मैं कहूँगा कि इसका इंतजाम का है, और ये सारे जो आगे आपके लोग हैं ये इंतजाम के अपना सारे लोग हैं, और जो इंतजाम कहता है वही बात होती है। हालांकि पिछले वर्ल्ड कप में आप देखें कि 5-6 प्लेयर साथ मिल गए थे और उन्होंने फिर यही कोशिश की कि सरफराज को निकाला जाए और ये आपका लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर जो है उसको अपना फ्यूचर कैप्टन बना लिया जाए ओडीआई या T20 में। अम्माद वसीम को ये वहाँ से चीजें चल रही हैं, और पीसीबी के भी ये आपके मौजूदा जो चेयरमैन है इनका भी बयान आपके सामने है कि सरफराज को हटा के हम किसी दूसरे को कैप्टन बनाएंगे। तो ये सारी बोर्ड के अंदर भी चीजें चल रही हैं, और हो सकता है कि जुआ माफिया का भी हाथ हो कि सरफराज अपना ईमानदार आदमी है और कुरान शरीफ हाफिज है, इस तरह की चीजें ये जुए में शायद साथ ना दे, इसको फारग किया जाए और दूसरे साथी लेके आए जो जुए में बिल्कुल मुलव्वस हों। और उसके बाद आप देखें जो वर्ल्ड कप का इंडिया के खिलाफ मैच था उसमें इमरान खान जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, कैप्टन है क्रिकेट बोर्ड के और बड़े जबरदस्त कैप्टन भी रहे हैं, उनका भी बयान था कि टॉस जीत के तो ये पहले करें आप, तो लेकिन इंतजाम ने टॉस जीत के उसके उल्ट गया। अब पता नहीं वहाँ पे टॉस जीत के पहले बैटिंग या बॉलिंग जो भी वहाँ किया उसके ऊपर टॉस के ऊपर जुआ बना हुआ था क्या था, तो इंडिया आराम से मैच जीता वो। तो ये इसके ऊपर बाद में ना तो इमरान खान ने कोई इंक्वायरी करवाई है ना ही पूछा गया है कि इस तरह की ये जो इमरान खान और दूसरी चीजें करने के बावजूद उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, इसकी वजह आज तक नहीं सामने आई। तो ये सारी चीजें तो आपके सामने आ गई थी कि सरफराज को हटाना है और हटा के अब उन्होंने ये सारी चीजें। तो इसका मकसद ये हुआ कि जुआ माफिया की वजह से सरफराज को हटाया गया, जो आपने बात कही, इसका मकसद माफिया और इंतजाम, चूंकि जुआ माफिया का आदमी है तो ये इन्होंने अपना एक अलग ग्रुप बना लिया, अपना वो लेफ्ट आर्म का क्या नाम है, अम्माद वसीम। और ये वसीम अकरम भी उधर मौजूद था कि अम्माद वसीम को फ्यूचर कैप्टन बनाएंगे, तो फिर जिस तरह हमारी मर्जी होगी उस तरह काम करेंगे। देखे वकार यूनुस को किस बेस पे लेके आते हैं, वो जुआ माफिया का सबसे बड़ा गढ़ का आदमी वो है और मुश्ताक है। अब मुश्ताक की हमें जरूरत है ही नहीं, उसकी क्या जरूरत है कि टूर के ऊपर जाए, अगर उसने काम करना है तो पाकिस्तान के अंदर करे। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच ग्रेट सरफराज नवाज साहब, आप ऑल आउट का हिस्सा बने। आपने गुफ्तगू सुन ली होगी कि क्या कुछ लग रहा है, खुद इंग्लैंड में बैठे हुए हैं सरफराज नवाज साहब। एक हारिस भाई छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, वापस आता हूँ तो हम कंटिन्यू करते हैं। क्या कुछ कहा सरफराज नवाज साहब ने एक ब्रेक के बाद। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। सरफराज नवाज साहब शो से पहले हिस्सा थे, उन्होंने बात की कि अगर सरफराज अहमद को हटाया गया है तो उसके पीछे कोई जुआ माफिया दिखाई देता है। खैर हम उस जानिब नहीं जाते, लेकिन सरफराज के हवाले से बार बार पूरी टीम, मैनेजमेंट और खिलाड़ी भी ये बयान दे रहे हैं कि सरफराज नहीं रिजवान। आप ये जो इतना खुल के बात हो रही है हारिस खान साहब, कहीं इसमें ये तो नहीं है कि कुछ एक खिलाड़ी का फॉर्मर कैप्टन भी है, 2 वर्ल्ड टाइटल जीते हुए, कहीं टीम के प्रॉब्लम ना हो जाए? इतनी बड़ी मैनेजमेंट है, 29 लड़के लेके आप गए हुए वहाँ पे। देखो नसीम के, अगर आप पॉलिटिक्स देखें तो पास में भी बहुत सारी पॉलिटिक्स टीम में रही है और आपने देखा है, सब ने डिस्कस भी किया है
अभी बिग सैफ भी यही बातें कर रहे थे बहुत सारी। तो जहाँ तक सरफराज की बात है, आप बात कर रहे हैं कि पॉलिटिक्स तो यहाँ पर होती है, लाइकिंग और डिसलाइकिंग होती है। फवाद आलम के सिलसिले में आपने देख लिया, आबिद को लेट चांस दे देने के मामले में देख लिया कि ये लाइकिंग और डिसलाइकिंग का गेम होता है, ये इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अनफॉर्चुनेट है जो कि आपके यहाँ पर हर जगह ही सराहियत कर गई है। तो इस पे यही मैं कहूँगा कि कुछ गेम ऐसे रह गए हैं जो पाकिस्तान की आइडेंटिटी है। अगर आप उसको भी सही तरह से लेके नहीं चलोगे तो पाकिस्तान नोज डाइव, एक ही गेम रह गया, बाकी नोज डाइव करेगा। और अभी जो है मुझे पता लगा कि ये जो टेस्ट मैच हुआ है वेस्ट इंडीज का और इंग्लैंड का, इसको इतनी ज्यादा व्यूशिप मिली है कि हालांकि ये अच्छा खासा 18-20 हज़ार क्राउड का वो था कैपेसिटी का ग्राउंड, लेकिन 26,000 का, लेकिन उसके बावजूद जो व्यूइंगशिप थी इसकी वो सबको बीट कर गई। टेलीविजन पे कमाल, सबको बीट कर गए थे, तड़पे हुए थे। एक और पीवी शख्सियत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, शो की जान, ऑल आउट की जान, फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर साजिद खान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। वालेकुम सलाम नसीम भाई, आपको ग्रेट, हारिस भाई को बहुत बहुत सलाम। वालेकुम सलाम। साजिद भाई, वकार यूनुस और मिसबाहुल हक को जब अथॉरिटी मिलती है तो 2 आलमी टाइटल जिताने वाला सरफराज अहमद ऐसा क्यों लगता है कि ये इस मुल्क का बंदा ही नहीं है? ये बहुत बड़ी ज्यादती है। वकार और मिसबा की जहाँ तक बात की तो ये कभी भी सही नहीं हो सकते और टीम में बड़ा गड़ा करने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। जिस तरह सरफराज नवाज ने साहब ने बात की है, हारिस खान साहब बात कर रहे हैं, बात और हक और सच ही करना चाहिए। हमारे मुल्क में लैकिंग का सिलसिला जारी है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास एक प्लेटफॉर्म मौजूद है यूनुस खान की शक्ल में। आज यकीनी तौर पर अगर यूनुस खान की तरफ सारे लोग क्यों देख रहे हो, अमेरिका कत्ल होने नहीं देगा और उसके होते हुए तो ये चीज तो नजर नहीं आएगी। मिसबा तो यूनुस खान ने भी ये स्टेटमेंट दिया था कि सरफराज नहीं खेलेंगे, रिजवान खेलेंगे। देखिए, यूनुस खान ने आने से पहले दी है, नहीं आने के बाद दिया है, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं भी था। देखें नसीम भाई, देखें दो बातें होती हैं। यूनुस खान थोड़ा सेट हो जाए और यूनुस खान जब सेट होगा, जिसकी बॉल बैट पे आ रही होगी, जो मेहनती आदमी होगा, कुछ भी हो जाए तो यूनुस खान उसके लिए लड़ेगा, फाइट करेगा। ये तो आप ऑन रिकॉर्ड ये बात लिख लें। क्या फवाद आलम की बात करूँ, सरफराज तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम से बाहर होना प्लेयर ही नहीं है। 52 टेस्ट मैच उससे खेले, 3 सेंचुरियां बनाई है, 42 बैटिंग औसत से, एक सीरीज खराब होने से। और पाकिस्तान की बदकिस्मत ये जो सीईओ वसीम खान है, उनको कोई शर्म करे, कोई हया करे, उसको इतनी अक्ल नहीं है। पर पाकिस्तान के डिपार्टमेंट ने सारी क्रिकेट खत्म कर दी भाई। डिपार्टमेंट ने क्रिकेट को जिंदा रखा हुआ, डिपार्टमेंट की बात से आज जो कुछ अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के वर्ल्ड क्लास प्लेयर प्रोड्यूस हो गए हैं। भाई आप इंपोर्ट होके आए, आपको क्या पता डिपार्टमेंट के क्या मसला थे और डिपार्टमेंट ने क्या नहीं किया। आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सबको एक तरफ लगा दिया है, सलीम अली की तरफ लगा दिया, दानिश की तरफ लगा दिया, डिपार्टमेंट में कोई बात नहीं कर रहा। असल इशू ये है भाई, अगर पाकिस्तान के क्रिकेट को जिंदा रखना है, डिपार्टमेंट के क्रिकेट को बहाल करें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो इंपोर्ट लोग गए हैं, फेल हो गए, नाकाम हो गए, टोटली नाकाम हो गए। और जो यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, उनकी अपनी 50% सेल है, डिस्काउंट है, जिसकी तो यूट्यूब चैनल की मार्केटिंग को पड़ोसी मुल्क को खुश करने के लिए वो बात कर देते हैं। हारिस भाई, यूनुस खान की मौजूदगी में अब एक अच्छी खबर आई थी, हर तरफ से पजीराई मिली कि यूनुस खान आ गए। ऐसा बहुत कम होता है, हर आदमी को क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, लेकिन यूनुस खान जैसी जो एक शख्सियत है, सच्ची शख्सियत है, स्ट्रेट फॉरवर्ड शख्सियत है, कितना डिफ़िकल्ट होगा उनके लिए भी इस माहौल में रहना। देखें, वो बड़ा ही थॉरो प्रोफेशनल किस्म का लड़का है और जहाँ तक अभी मेरी उससे बात भी हुई थी, वो अपने डोमेन से बाहर नहीं जाएगा। उसका डोमेन है बैटिंग कोच, जो बैटिंग में जो कुछ भी वो गाइड कर सकता है लड़कों को, और जिस तरह की कोई अगर टैक्टिकल मालूमात दे सकता है और अपना एक्सपीरियंस उनको बता सकता है, तो वो उस हद तक तो रहेगा। जहाँ तक टीम सिलेक्शन की बात है, तो मैं नहीं समझता कि टीम सिलेक्शन में उसका कोई हाथ है या वो इस चीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करेगा। हाँ, अगर मशवरा लिया गया, मिसबा उससे मशवरा लेगा, तो वो ज़रूर उसको जो है अपना ऑनेस्ट ओपिनियन देगा। अब डिपेंड मिसबा पे करता है, टीम उसने खिलानी है और अजहर ने खिलानी है, कप्तान ने, कि वो टीम की क्या बेस्ट चॉइस 11 की क्या होते हैं अकॉर्डिंग टू द पिच। बिल्कुल। हारिस भाई, यही कि अब कितना फ़ायदा हो सकता है जो आज वेस्ट इंडीज़ ने कामयाबी हासिल की है इंग्लैंड के खिलाफ, कोई साइकोलॉजिकल एडवांटेज मिलेगा पाकिस्तान को?
साजिद भाई आवाज आ रही है? बिल्कुल, देखें ये तो नामुमकिन मुमकिन कर दिया। गेम में उन्होंने खेल के प्ले किया। अगर उनके कप्तान की बात की जाए, होल्डर ने कितनी आला बॉलिंग की, कितनी आला कप्तानी की। इंग्लैंड फेवरेट थी और फेवरेट को उन्होंने नाकाम किया। ग्राउंड में खेल के शानदार कारकर्दगी दिखा दी। इंग्लैंड की बैटिंग बॉलिंग सब देखते देखते रह गई। वेस्ट इंडीज की वहां पर पहुंचने से, उनकी मेहनत पॉजिटिव होने से, और ये चीज बहुत खुशाइन बात है क्रिकेट के लिए। एक ऐसी टीम जो ये लग रहा था ये ऊपर जाके नीचे आ जाएगी, तो उन्होंने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। बिल्कुल। होल्डर की अगर मैं परफॉर्मेंस देखूं, मैं 2018 जनवरी से 12 मैचेस एज ए कैप्टन, 58 विकेट्स विद 13.53 के एवरेज से, 6 विकेट हॉल है इन 13 मैचों में, एक 10 विकेट हॉल है, और बैटिंग में 42.50 की एवरेज से रन्स किए। यही बात तो उजागर करती है उसको, बीइंग ए कैप्टन, बीइंग अ लीडर खड़ी उसने की है। बिल्कुल, और उसने मुश्किल मैचेस में परफॉर्म देके टीम को जितवाया है। और यही एक लीडरशिप की क्वालिटी होती है कि मुश्किल वक्त में टीम को उठा के रखना और जिता के लेके आना। और आखिर में भी आप देखें कि वो आके, हालांकि 14 रन बनाया उसने, लेकिन वो खड़ा रहा और ब्लैकवुड के साथ जो है उसने एक पार्टनरशिप लगाई और अपनी टीम को जिता के ले आया। नो डाउट के जो है उसका जो करैक्टर है टीम के अंदर जो है बहुत ही ज़बरदस्त है, डाउन टू अर्थ किस्म का बंदा है, हम्बल नेचर है, और ऐसे ही लोग होते हैं और ऐसे ही लोगों की टीम जो है एक्सेल करती है। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच हारिस खान साहब, एंड थैंक यू वेरी मच साजिद खान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। गुफ्तगू आपने सुन ली होगी। समअप यही करेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भी ज़रा फ्रंट से लीड करना पड़ेगा। आज एक वेस्ट इंडीज़ की ऐसी टीम ने शिकस्त दी कि उनके कई इंपॉर्टेंट प्लेयर नहीं थे, अगर इंग्लैंड के भी नहीं थे तो, लेकिन उन्होंने इंग्लैंड को इंग्लैंड की कंडीशन के अंदर जो है वो आज शिकस्त दे दी, तो हम क्यों नहीं हरा सकते। ये एक मोटिवेशन फैक्टर आना चाहिए पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट में भी और तमाम खिलाड़ियों में भी। यहाँ नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहेगा। इजाज़त, जिंदगी रही तो आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन, अल्लाह ने के बाद।